So, hello everyone. Today I'll be covering the Igneous Petrology 2022 paper. I'll be leaving one question from it. That is, I feel that I'm not able to, tell very well. So I'll be leaving that and I'll wait for some of my known people who are, good in Igneous Petrology, and then I'll discuss with them and then I'll release that question solution. So you'll know which one. So starting with 37 question. Which one of the following basaltic magmas with low K2O content originates close to low Benioff zone? सबसे पहला हिंट है बेसाल्टिक मैग्मा है, लो पोटेशियम ऑक्साइड है और बेनियोफ जोन के पास ओरिजिनेट होते हैं. सो लेट मी जस्ट डिस्कस फर्स्ट कि ये वाले चार ऑप्शन में क्या क्या है. मॉर्ब मिड ओशनिक रिज बेसॉल्ट जो होते हैं वो मिड ओशनिक रिज यानी कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के अलोंग जनरेट होते हैं. ठीक है, और दो ओशनिक प्लेट्स आपस से दूर जा रही होती है और फिर ये बनते हैं. मैग्मा ऊपर जाता है, गैप फिल करता है, नई क्रस्ट बनाता है. ये जो मटेरियल्स होते हैं ये रिच होते हैं किसमें? आयरन में, मैग्नीशियम में और कैल्शियम में. और इसके अंदर लो K2O कंटेंट होता है, तो लो K2O कंटेंट होता है. ओके, but the mobs are originated in extensional tectonic environment. It's not in the Benioff zone, so that gets out. Soshenite, so it is a volcanic rock and it has high K2O content. Okay, just a minute. Yeah, it has high K2O content. Okay, and these magmas are found in post collisional volcanic setting. सब कुछ हो गया है. It happens after in a volcanic setting, that is post collisional, and during the extension of the continental crust, and it is much more alkaline, so that's why high K2O as compared to that of low K2O content and Benioff zone and all. Borinite एक हाई मैग्नीशियम बेसॉल्ट होता है, सबडक्शन जोन में बनता है, इसमें मैग्नीशियम ज़्यादा है और 4 आर्क रीजन में बनता है जो कि सबडक्टिंग प्लेट के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है. Borinites are produced from partial melting of mental wedge above subducting oceanic plates, and it is formed in more oxidizing environment. Now talking about the island arc tholite, ये बेसाल्टिक मैग्मा जो है ये सबडक्शन जोन से एसोसिएटेड होते हैं और ये जो है बेनियोफ जोन के पास ही बनते हैं. एक टेक्टोनिक प्लेट सबडक्ट करती है दूसरी के नीचे और सबडक्टिंग प्लेट की मेल्टिंग होती है along the mental wedge. Material leads to the formation of magmas that are low in potassium oxide. ये जो रॉक हैं ये टेक्टोनिक एनवायरनमेंट आइलैंड आर्क वोल्केनो से लिंक्ड होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन एरियाज लाइक रिंग ऑफ फायर एंड ऑल. सो दीज आर कैरेक्टराइज बाय लो पोटेशियम एंड हाई एल्यूमिनियम कंटेंट एंड it reflects the mental depletion in volatile due to subduction process. So I have given you सबके बारे में information. So अगर हम क्रक्स में लेके आए तो मिड ओशनिक रिज बेसॉल्ट जो है डाइवर्जेंट प्लेट सेटिंग में बनता है. ठीक है, लो K2O कंटेंट होता है बट एक्सटेंशन एनवायरनमेंट है तो इसलिए वो आउट हो गया. सोशनाइट में हाई K2O कंटेंट होता है, पोस्ट कोलिजनल सेटिंग में होता है, सब कुछ है. आफ्टर कोलिजन वोल्केनिज्म अकर्स देन इट हैपन्स. बोनिनाइट में मैग्नीशियम ही सबसे ज़्यादा होता है. ये 4 आर्क रीजन के अंदर बनते हैं, सबडक्टिंग प्लेट के ऊपर होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में. और आयरन आर्क थोलियाइट्स जो होते हैं ये आपके सबडक्शन जोन में बनते हैं, इसमें लो K2O कंटेंट होता है, बेनियोफ जोन के पास बनते हैं. ठीक है, एंड these are linked to the island arc volcanoes and ring of fire. So yes, yeah. Now match the following. List 1, list 2 for polymerized SiAl rich melts. Select the correct answer. So iron type and the common example. Iron की types दे दी है. Just a minute. Yeah. So just before this, you should know what is Benioff zone. सबडक्टिंग स्लैब जो होती है आपकी ओशनिक लिथोस्फीयर की जो नीचे जा रही होती है beneath a convergent plate boundary. When the tectonic plate is forced beneath another, this zone of deep earthquake activity is known as Benioff zone. ये एक्सटेंड कर सकता है ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर तक. ठीक है, एंड इट इज स्लैंटेड इंक्लाइंड जोन एंड इट इज स्लिपली डिपिंग beneath the overriding plate. Okay, so yeah. Now coming to the 38 question. ब्रिजिंग आयंस, नॉन ब्रिजिंग आयंस. ब्रिजिंग आयंस तो आपको ओके जस्ट मिनट. नेटवर्क मॉडिफाइंग आयंस, नेटवर्क फॉर्मिंग आयंस. कैटेनेशन कौन सी आयन दिखाती है, नेटवर्क कौन सी आयन फॉर्म करती है? दैट इज सिलिका ओनली.
You know how which ion, silica is the one na, which makes the catenation like this. So network forming ions D का है 4, शॉर्टलिस्ट हो गए, तो A का हो गया 2. A यानी कि नॉन ब्रिजिंग आयंस आपकी हो गई OH. सो नॉन ब्रिजिंग आयंस वो होती हैं दैट आर नॉट शेयर्ड बाय टेट्राहेड्रा इन अ सिलिकेट फ्रेमवर्क. ये शेयर नहीं होती हैं, ठीक है. ये ऑफन एसोसिएटेड होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए. ये पॉलीमराइजेशन को रिड्यूस करती है, लंबी चेन्स नहीं बनाने देती, पॉलीमराइजेशन नहीं बनाने देती, विस्कोसिटी को लो कर देती है, और कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं होती इसकी, ठीक है. ब्रिजिंग आयंस होती है ऑक्सीजन, विसना ब्रिजिंग ऑक्सीजन. It links adjacent silicon atoms in silicate network and it contributes to high polymerization in melt structure. Now coming to the network modifying ions, it's magnesium हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया. ये नेटवर्क मॉडिफायर होते हैं. ये सिलिकेट की चेन्स को ब्रेक करते हैं और मेल्ट की विस्कोसिटी को रिड्यूस करते हैं. सो आवर करेक्ट आंसर D2. ओके, नेटवर्क मॉडिफाइंग आयन इज मैग्नीशियम, यानी कि C का है 3, वुड बी D. So yeah, that is D. Now coming to the 39 question. Which one of the following ultramafic rocks represents the undepleted fertile mantle? So the first thing is ultramafic rock है, तो आप देख लीजिए कि इनमें से कौन कौन सा ultramafic rock है. पहली हिंट तो यहीं पे मिल गई. रिप्रेजेंट करते हैं अनडिप्लेटेड और फर्टाइल मेंटल. अनडिप्लेटेड और फर्टाइल मेंटल इज द सेम थिंग. आइदर इट इज डिप्लेटेड देन इट विल बी इनफर्टाइल. इफ इट इज अनडिप्लेटेड देन इट इज फर्टाइल. सो फर्टाइल मेंटल क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. फर्टाइल मेंटल होती है वो पार्ट, रेफर्स टू द पार्ट ऑफ अर्थ मेंटल, जो कि अपना ओरिजिनल कॉम्पोजिशन मेंटेन करके रखता है और बेसाल्टिक मैग्मा प्रोड्यूस करता है थ्रू पार्शियल मेल्टिंग. सो मतलब ओरिजिनल कॉम्पोजिशन इज मेंटेन्ड एंड इट इज़ रिटेन्ड. मेंटल को अनडिप्लीटेड और फर्टाइल कब कहा जाता है, जब वो सिग्निफिकेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेल्ट हुआ नहीं है, उसके अंदर अभी भी क्लाइनोपायरोक्सिन मतलब मिनरल्स हैं, ठीक है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम जैसे मिनरल्स उसके अंदर भरे हुए हैं, अभी भी वो एनरिच्ड है, ठीक है. तो वो होता है अनडिप्लीटेड फर्टाइल मेंटल. अल्ट्रामैफिक रॉक बताना है कि जो ये दिखाते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल मेंटल का कॉम्पोजिशन दिखाते हैं बेसिकली. So we have dunite, herzbergite, websterite, lehrzerite. So first of all coming with the dunite. Dunite आपके याद रखना कि ओलिविन इसमें कम से कम, let me just erase first. डोनाइट आपका वो होता है जिसके अंदर आपका ओलिविन कम से कम 90 से 100% के अंदर होता है, और इसमें क्रोमाइट भी प्रेजेंट होता है, क्रोम स्पिनल बेसिकली उसमें प्रेजेंट होता है. ये डिप्लीटेड रॉक प्रेजेंट करते हैं, ठीक है. ये रिप्रेजेंट करते हैं मेंटल का रेसिड्यू मटेरियल, जब मेसोल्टिक मैग्मा जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गया है. इसके अंदर कोई CPX नहीं होता, कोई OPX नहीं होता, एंड इट इज़ इनफर्टाइल टू जनरेट न्यू मैग्मा. हर्जबर्गाइट जो है ये भी एक रेसिड्यू होता है पार्शियल मेल्टिंग ऑफ लहरज़ोलाइट के बाद. लहरज़ोलाइट के बाद हर्जबर्गाइट फॉर्म होता है. इसके अंदर ओलिविन होता है 60 से 80%. CPX जो है क्लाइनोपैरोक्सिन है, वो मेल्टेड आउट, लिविंग अ रॉक दैट इज डिप्लीटेड इन फर्टाइल कंपोनेंट्स. इट्स डिप्लीटेड मेंटल रॉक. There is no clinopyroxene in it, only orthopyroxene is there. Websterite consists of clinopyroxene and orthopyroxene, and it has no olivine. It is not a primary mental rock. It is not something that formed from the mental, but it's a pyroxenite. It often forms at veins, accumulates within a mantle. It is not a representative fertile mantle because it lacks mineralogical characteristics of mantle. Now coming to the lehrzolite. Lehrzolite is the most common type of fertile mantle rock. It has olivine, it has orthopyroxene, it has clinopyroxene, it has spinel, it has garnet. Lehrzonite, it has a potential to generate magma because it contains clinopyroxene and it is easily melted during upwelling or heating. Melting of lehrzolite, it's something that generates basaltic magma at mid-oceanic ridges, subduction zones and hotspot. So giving you the whole crux, अनडिप्लीटेड फर्टाइल मेंटल वो जो आपकी मेंटल ओरिजिनल मेंटल कॉम्पोजिशन को दिखाए. डोनाइट में आपका क्लाइनोपैरोक्सिन ऑर्थोपायरोक्सिन होता नहीं, 90 से 100% आपका ओलिविन होता है. क्रोमाइट स्पिनल, क्रोम स्पिनल इज देयर. हर्जबर्गाइट तो लहरज़ोलाइट के बाद फॉर्म होता है. इसके अंदर आपके ओलिविन होता है, ऑर्थोपायरोक्सिन होता है, बट क्लाइनोपैरोक्सिन नहीं होता. वेबस्टाइट इज अ पायरोक्सिनाइट. इट इज़ नॉट अ प्राइमरी मेंटल रॉक एंड इट इज़ प्रेजेंट एज वेन्स, accumulates within the mantle, and it is not the representative of fertile mantle. Lehrzolite, I've already told you, it's a best suitable answer for this.
Okay, now coming to the 40th question, which one of the following types does not come under the IUGS classification of the rock? IUGS classification, this whole कुछ इस तरह से आपको मिलेगा आपकी बुक में, जेडी विंटर आई गेस, यस। तो आप वहाँ पे जाके इसको अच्छे से थॉरोली पढ़िए, आप देखिए IUGS क्लासिफिकेशन में क्या क्या नहीं आता है। सो टोनालाइट, सो टोनालाइट इज़ अ प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। ये प्लेजिक्लिस, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, मानली मैफिक, ये प्रेजेंट होता है। डायराइट एक कोर्स ग्रेन प्लूटोनिक रॉक होता है, और ये भी, इसके अंदर भी आपके प्लेजिक्लिस, फेल्सपार, हॉर्नब्लैंड, बायोटाइट होता है। डॉलराइट इज समथिंग दैट इज ऑल्सो नोन एज डायाबेस, if I'm right, and it is medium grain. It is a transitional rock that is present between the basalt and a gabbro. Okay, it's a transitional rock and it is not there in the our IUGS classification. Troctolite is coarse grained plutonic rock and it is composed of olivine and plagioclase. Okay, with this I'll come to the 41 question. Clinopyroxene bearing nephelinite is called what? नेफिलनाइट है और क्लाइनोपैरोक्सिन है, तो क्या है? नेफिलनाइट क्या होता है? नेफिलनाइट आपका एक अल्ट्रामैफिक रॉक है जिसके अंदर सिलिका जो है वो अंडर सैचुरेटेड होता है, एंड इट्स अ वोल्केनिक रॉक, एंड इसके अंदर आपके फेल्सपेथोइड मिनरल्स जो हैं वो भरे हुए होते हैं, ठीक है, विथ क्लाइनोपैरोक्सिन इन अबंडेंस। ये एल्कलाइन मैग्नेटिज्म और मेटास्टोमेटिज्म के साथ एसोसिएटेड होता है। रिफ्ट जोन, हॉटस्पॉट, क्रेटोनिक सेटिंग्स, इंटरप्लेट वोल्केनिक सेटिंग्स में होता है। इट इज़ रिच इन एल्कली बट इट्स पुअर इन SiO2। सो आउट ऑफ दिस हमें बताना है कि क्लाइनोपैरोक्सिन कौन सी वाली वैरायटी में भरा होता है। क्लाइनोपैरोक्सिन नेफिलनाइट, नेफिलनाइट इज द रॉक दैट कंटेन्स क्लाइनोपैरोक्सिन, ठीक है। इजोलाइट इज द वन दैट इज क्लाइनोपैरोक्सिन बियरिंग। इट रिप्रेजेंट्स द एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज कि ये आपके मेंटल डेराइड मैग्मास को भी रिप्रेजेंट करता है, एंड इट हैज़ अंडरगोन लिमिटेड इंटरेक्शन विद द क्रस्ट. So it represents the mantle derived magmas. Okay, and it is formed in alkaline igneous intrusion that is closely related to carbonatites, other silica undersaturated rock. Grazinite is a distractor, there is nothing like it. Foyite is a feldspatite, is again a feldspatite bearing cyanite. इसमें साइनाइड प्रेजेंट होता है। अगली बार क्वेश्चन आ सकता है, ओके, साइनाइड बेरिंग नेफिलनाइट और फेल्सपेथोइड, व्हाट इज दैट? So foyite is a feldspatite that bears cyanite and it is coarse grained plutonic and it has nepheline and feldspar. Granite is an older name to per-alkaline nepheline cyanide. It is coarse grained intrusive rock in feldspathoid. Now coming to the 42 question. Alkali feldspar with rich metastomatic rock associated with carbonatites is known what? Here we have the question that is formed by the metastomatism or carbonatite bearing rocks, etc., alkaline intrusion, and here we have the rock that again is alkali feldspar rich metastomatic rock and it is associated with carbonatite. So what is this? Interrelated question. So what is sowite? Sowite is a coarse grained carbonatite, ठीक है. It has calcite, it has accessory minerals like apatite. Igneous intrusion is the one that directly igneous rock that directly crystallized from carbonatic magma. Okay, so it's just समथिंग, एक igneous rock जो कि डायरेक्टली क्रिस्टलाइज होती है, इसके अंदर आपका कोई मेटास्टोमेटिज्म प्रोसेस नहीं हो रहा है. द फर्स्ट साइट इज डोलोमाइट रिच कार्बोनाटाइट. इसमें आपका डोलोमाइट भर भर के होता है. इट इज़ सिमिलर टू सोवाइट इन स्ट्रक्चर बट इट इज़ डोमिनेटेड बाय डोलोमाइट. It is also a primary magmatic rock. Rogite. Rogite is another variety of calcium carbonate and it contains minerals like apatite and magnetite. Talking about the phenite. Phenite आपका alkali feldspar होता है, ठीक है. इसमें नेफिलिन, वेट अ मिनट, नेफिलिन और एगिरमाइन प्रेजेंट होता है एल्कली फेल्सपार. एल्कलीज आती है सोडियम और पोटेशियम वॉलेटाइल्स के फॉर्म में एंड इट रिप्लेसेस द ओरिजिनल मिनरल दैट इज प्रेजेंट इन अ कार्बोनेटाइट इंट्रूजन. एक रेयर इग्नियस रॉक होता है जिसमें कार्बोनेट मिनरल्स होते हैं, कैल्साइट, डोलोमाइट, ठीक है. इट इज़ एसोसिएटेड विद एल्कलाइन इग्नियस एक्टिविटी एंड इट इज़ रिच इन इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स लाइक REEs. कार्बोनेटाइट्स में आपके बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. So I hope the information that I am giving, you are listening to it, writing it, making short notes if required. So that would help you. Coming to the 43 question, list 1, list 2 मैच करनी है. इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी, कॉमन फॉर्म, शेप, अकरेंस, किस फॉर्म में है. सेल आपको पता होना चाहिए कि आपके ये कॉन्कॉर्डेंट टैबुलर बॉडी होती है.
जो कि यहीं पे आपके सेटिफाई हुई कंडीशन, जो कि पैरेलल होती है बेडिंग प्लेन से ऑफ होस्ट रॉक। सो ए का हो गया 2, तो ए का 2 आपका यहीं पे शॉर्ट लिस्ट हो गया है। कोन शीट क्या है? कोन शीट इज इट्स एन इनवर्ट डिपिंग नेस्ट ऑफ कंसेंट्रिक कोन्स, काइंड ऑफ इजी कोन। सो बी का हो गया 4। सो कोन शीट एक इनवर्ट डिपिंग नेस्ट ऑफ कंसेंट्रिक कोन्स है। कोन शीट एक इग्नेस इंट्रूजन है जो कि कंसेंट्रिक कोन शेप बॉडीज को जो डिप करे इनवर्ट टुवर्ड्स द सेंट्रल इंट्रूजन। बैथोलिथ आपके एक नॉन टैबुलर प्लूटोन एरिया है जिसका एक्सपोज एरिया ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, ठीक है। लार्ज एरियल एक्सटेंट इट कवर्स एंड इट इज़ मैसिव एंड नॉन टैबुलर डिस्कॉर्डेंट। Lopalith is concordant pluton that is intrusive into the structural basin. It's a large concordant igneous intrusion and it has a saucer shaped geometry. Lopalith laccolith में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, so just याद करना Lopalith में saucer होता है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? saucer लो, कुछ इस तरह से saucer से Lopalith with this maybe. Laccolith is dome shaped. डोम लक कुछ इस तरह से। डोम लैकोलिथ इज डोम लाइक दिस, saucer लो like this. Now we have the 44 question. Which one of the following crystal's growth mechanism can be explained by Fick's law? क्रिस्टल ग्रोथ मैकेनिज्म बतानी है कि किससे एक्सप्लेन है, यानी आपको फ्लिक्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्लिक्स लॉ क्या है? फ्लिक्स लॉ is that diffusion describe how particle atom ions molecules that move through medium to due to concentration gradient. So first law is flux of the particle is proportional to the concentration gradient, and second law is how concentration of particle changes with time due to diffusion. It's a diffusion control growth that occurs when rate of crystal growth is limited, by which atoms ions diffuse through surrounding medium to crystal surface. Concentration gradient drives diffusion. High concentration of atoms and ions are near the melt. Low concentration is there in a crystal at a crystal boundary. In magma, supersaturated solution, minerals like quartz, feldspar grow at rate dictated by how fast silica and other components diffuse through melt. Okay. So I have just told you कि फिक्स लॉ क्या, जस्ट रिमेंबर कि एक डिफ्यूजन कंट्रोल ग्रोथ होती है, ठीक है, जो कि यहीं पे सेटिस्फाई कंडीशन ये बताता है कि आपकी कंसनट्रेशन होती है हाई आयंस की, एटम्स की, जब मेल्ट के पास होते हैं, और जब क्रिस्टल बाउंड्री के पास आते हैं तो कंसनट्रेशन लो हो जाती है। तो आपके डिफ्यूजन जो है वो काइंड ऑफ आपके क्रिस्टल ग्रोथ को रिलेट करता है, इट इज़ समथिंग दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय इट। सो इन मैग्मा supersaturated solution, minerals like feldspar, I've already told you. So phase boundary reaction control growth is a growth that depends upon the chemical reaction that occurring at the interface between crystal and melt. It's a reaction kinetics. Surface nucleation control growth, it's a formation of new nuclei on a crystal structure, and it depends upon the surface energy and the kinetics of nucleation. Screw dislocation control growth, crystal growth mechanism influenced by the effects in the crystal lattice. Okay. Atomic bonding, crystal lattice structures rather than diffusion through medium. Now coming to the 45th question, which one of the following are directly controlled by the cooling rate of magma? So rate of crystal growth, of course, rate of nucleation, diffusion rate, degree of undercooling of magma, all four are satisfying. Faster cooling, if the crystal is cooling faster, the size of the crystal would be small because there is less time for the atoms to arrange themselves or to grow into crystal structure. Rate of nucleation, if if the rapid cooling is increasing, nucleation rate also increases, small crystals are formed. Diffusion rate, faster cooling reduces diffusion rate, limiting crystal growth. Degree of undercooling of magma, undercooling increases when cooling is rapid, as temperature drops below the liquidus without sufficient time for crystallization. Small crystals are formed. So all four are satisfying the condition. Now okay, 46th question. In the Mg2SiO4 SiO2 binary phase diagram, at 1 atmosphere pressure, liquid is reached at a point of X at 1557 degrees Celsius. It begins to react with the crystal of forsterite to form enstatite, and the liquid remains at point X until the enstatite forming reaction has gone to completion. The point X is called what? So we have a binary phase diagram. It consists of three minerals over here. We have forsterite, we have silica, we have enstatite. Liquid, when react with forsterite, it results into enstatite. So
um, what is solvus actually? Solvus limits the limit of solid solubility between two phases. It's the separation of two solid phases during cooling. It's not a reaction between solid and liquid that it's stated in the question. Now, peritectic point. Peritectic point is a specific temperature or composition in a phase diagram. When point is asked, point means specific temperature and pressure. Okay, in a phase diagram, where pre-existing solid, that is phosphorite, it reacts with melt to form a new solid phase, that is ansatite, and it happens under temperature 157 degrees Celsius. So that is a reaction where the phosphorite react with liquid and form ansatite. So it is what it is asking. Okay, so yeah, point X is the peritectic point. Solvus point I've already told you. Cotectic point is a point where two solid phase crystallize simultaneously from the melt. From the melt, two solid phases are getting crystallized. Eutectic point is liquid crystallize directly into two solid phase at lowest temperature. सो इन सरल भाषा यूटेक्टिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जब आपका लिक्विड जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है आपके सॉलिड फेजेस में लोएस्ट टेम्परेचर पे. कोटेक्टिक पॉइंट होता है जब आपके दो सॉलिड फेज क्रिस्टलाइज होते हैं साइमल्टेनियसली फ्रॉम मेल्ट. पेरिटेक्टिक पॉइंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब आपके एक मिनरल जो है लिक्विड के साथ रिएक्ट करके एक दूसरा मिनरल बनाता है वो. सो उस पॉइंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. दिस वॉज द क्वेश्चन दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. आई डिस्कस लेटर आफ्टर डिस्कसिंग विद माई फ्रेंड्स who are already there in the igneous background. 48 question. So which one of the following rock shows the high LIL, HSF, HFS subduction signature? So large iron lithophile and high fill strength. Large iron lithophile जो है they are compatible with fluids that are derived from the subducting slab because they are easily mobilized. High fill strength is less mobile and but concentration is mental is derived from the magma. So high HF एस एंड LIL सबडक्शन सिग्नेचर इनमें से कौन सा शो करता है? सो रॉक्स जो कि सबडक्शन जोन से एसोसिएटेड होते हैं उनके पास ही हाई कंसंट्रेशन होगी LIL और HFS की. LIL के अंदर के कौन से एलिमेंट्स को हम डाल सकते हैं? दैट इज़ RB, पोटाशियम एंड बेरियम. एंड HFS में आपके जिरकोनियम, हैफनियम, टाइटेनियम. एग्जाम्पल दे रही हूँ बस. तो सबडक्शन सिग्नेचर में वही होंगे, मतलब बेसिकली द टर्म इज इंटरलेटेड. सो मिड ओशनिक रिज बेसॉल्ट्स, मिड ओशनिक रिज बेसॉल्ट्स होते हैं मेंटल डिराइव्ड अल्ट्रा. सॉरी नहीं, इट्स अ something that is present in a mid oceanic ridges and it is depleted in large iron lithophiles due to extensive melting. Lamproite is mantle derived from ultra potassic rock and subduction and post subduction rock is characterized by it. Anorthosite is plutonic plagioclase feldspar, and continental flood basalt is a mantle plume and it is unrelated to subduction. So lamproite is the one that is related. It's a mantle derived ultra potassic rock, subduction post subduction rock. Okay, so with this I'll end this video and I hope that you get this. And let me just conclude it out. So हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 37 से. 37 का हमारा पहला क्वेश्चन मैग्मा टाइप्स पे आया और सेटिंग्स पे आया. मैग्मा टाइप्स एंड इट्स सेटिंग, कि कौन से टाइप का मैग्मा है और उसकी किस टाइप की सेटिंग है. पहला क्वेश्चन उसी पे. दूसरा आपका आया काइंड ऑफ it's somewhat crystals, mineralogy also as well. It's a mixture of both. Now अगला क्वेश्चन आया आपका अगेन अनडिप्लेटेड फर्टाइल मेंटल. 4 रॉक दे दिए हैं अल्ट्रामैफिक रॉक्स. इट्स टाइप ऑफ रॉक्स एंड द मेंटल प्रेजेंट इन इट. IUGS क्लासिफिकेशन पे आपका चौथा क्वेश्चन. 5वां क्वेश्चन अगेन आपका आया रॉक टाइप पे. 6th क्वेश्चन आया अगेन आपका रॉक टाइप पे. और जो मैग्नेटिक वो हैं मैग्नेटिक प्रोसेसेस हैं ये आया आपका स्ट्रक्चर पे. Fick's law somewhat different. Okay, so that is I can't say. Rate of crystal growth again magma crystallization. This is on the phase diagram. This one is somewhat different, and this is again on the magma and the setting. So magma, that is present in which tectonic rocks, present in which tectonic environment, type of magma associated with what type of tectonic settings. So this is very important topic. इसी को घुमा फिरा के हर चीज़ में पूछ लेते हैं. So I would suggest you to read about it, and with this, thank you.